Further discussion on the Ministry of Home Affairs, Sri Ashwini Kumar. Sri Ashwini Kumar. इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। आज गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। सही मानों में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से देश की अंदरूनी स्थिति का हमें दर्शन प्राप्त होता है। हमें यह बताया जाता है कि देश की सुरक्षा की स्थिति क्या है, देश के समाज की स्थिति क्या है और देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। इस संदर्भ में मैं 4-5 मुखर बिंदुओं को सामने रखकर अपनी बात कहने की अनुमति चाहूंगा और मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर, इस रिपोर्ट पर चर्चा करूंगा। माननीय, मैं 4 मुख्य मुद्दों पर सदन का ध्यान आपके माध्यम से दिलवाना चाहूंगा। एक, जिस तरह से देश में अपराध दर बढ़ रहा है, महिलाओं और बच्चों के प्रति जुर्म बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मैं नशा से ग्रस्त हमारी युवा पीढ़ी का जो मसला है उस पर चर्चा करना चाहूंगा। Shift your place, otherwise और Moshina Gudwai's name is और restricted. ये भी बात करना चाहूंगा कि देश में जो सांप्रदायिक स्थिति है वो किस ओर बढ़ रही है और अंत में मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है हमारे देश में उसके मुतल्लिक चर्चा करना चाहूंगा। उपसभापति जी, मैं मानता हूं कि ये चारों मुद्दे देश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिस तरह का ध्यान हम सबको इन पर देना चाहिए, किसी न किसी वजह से हम वो नहीं दे पाते। मैं पहली बात करना चाहूँगा नशे को लेकर, जिससे मेरा प्रांत पंजाब पूरी तरह से ग्रस्त है। सभापति जी, अगर हम आंकड़ों की तरफ ना जाएं केवल और बुनियादी बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस देश और समाज की युवा पीढ़ी अपने पतन और अंत की ओर जा रही हो, उस समाज और उस देश का कोई भविष्य नहीं होता। और ये कोई खास बात नहीं कि बीबीसी के एक मुख्य कमेंटेटर ने यह कहा, जिनका नाम मार्क डमेट है, कि पाकिस्तान की ये सोची समझी साजिश है कि पंजाब के जो समृद्ध परिवार हैं उनके बच्चों को नशाग्रस्त करे। तहलका ने एक बहुत ही संवेदनशील रिपोर्ट में इस बात का विवरण किया है कि 71 की जंग के बाद पाकिस्तान ने एक सोची समझी नीति के तहत बड़े पैमाने पर नशा की तस्करी शुरू करवाई और जो हमारे बॉर्डरों से हमारे देश में आई, जिसका पहला खमियाजा मेरे प्रांत पंजाब को भुगतना पड़ा। आज स्थिति ये है कि 10 में से 7 युवा किसी न किसी तरह का नशा पंजाब में कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के 40 दिन के अंदर अंदर 700 करोड़ की नशीली दवाइयां पुलिस ने बरामद की। इससे सीधा ये साबित होता है कि हमारी इलेक्शंस में भी नशे का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, जिससे हमारे लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े होते हैं। हमको ये बताया गया है कि 3 लाख कैप्सूल, 2000 इंजेक्शन, 3000
कफ सिरप के केस, 110 पाउंड हेरोइन और हजारों किलो भुप्पी या जिसको हम पॉपी हस्क बोलते हैं वो बरामद की गई और चुनाव के दिनों में बरामद की गई। इससे सीधा सीधा ये निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं हम नशे को बंद करने में एक राष्ट्र की तरफ से नाकामयाब रहे हैं। रिपोर्ट में कहीं इस बात की चर्चा नहीं है कि हम और क्या कदम उठाने जा रहे हैं या उठाएंगे जिससे नशाखोरी पर हम लगाम कस सकें। 14,564 केस नारकोटिक्स एक्ट के तहत केवल पंजाब में दर्ज कराए गए और आज 60,000 करोड़ की ट्रेड है ड्रग्स की। मान्यवर, बहुत चर्चा हुई इस मुद्दे पर। यह कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी लीडरशिप में इसमें इन्वॉल्व है। मैं आज इस सदन के माध्यम से आपसे दरख्वास्त करूंगा, सदन से दरख्वास्त करूंगा, राष्ट्र से दरख्वास्त करूंगा, सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ये कोई दलगत नीति पर आधारित मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। इसको देश का मुद्दा मानकर सब लोग एकजुट होकर जो गुनाहगार हैं देश की युवा पीढ़ी को नष्ट करने में, उन सबको हम दंडित करें और दंडित ही नहीं, सब मिलजुल कर प्रयास करें कि ऐसी व्यवस्था बने कि इस देश से नशाखोरी सदा के लिए खत्म हो। मैं महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट में है, उसकी ओर सदन का ध्यान दिलवाना चाहूंगा। उपसभापति जी, 15.3% वृद्धि हुई है बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं। 6.8% के करीब वृद्धि हुई है जो इस देश की महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और 95% से ज्यादा अपराध जो है वो इंडियन पीनल कोड के तहत हो रहे हैं। अपहरण, बलात्कार, कत्ल और डकैती जैसे जो अपराध हो रहे हैं वो लगातार निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि कुछ कमी आई 1912-13 में, मगर जो ट्रेंड है वो बढ़ोतरी की ओर है। 14 के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, पर जिस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं देश में हो रही हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और कत्लो गालत का सिलसिला चल रहा है, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसलिए देश की स्थिति चिंताजनक है, अत्यंत नाजुक है। और मैं दरख्वास्त करूंगा सदन से कि इस पर भी ऐसी चर्चा हो जो एक रचनात्मक चर्चा हो। यहां किसी पर दोष लगाने की बात नहीं है। देश का मुद्दा है, देश के मुद्दे को समझकर सब देशवासियों को, सरकार को, विपक्ष को एक होकर प्रयास करना होगा कि जिस मुद्दे से सारा राष्ट्र ग्रसित है, सारा राष्ट्र पीड़ित है, उसके लिए हम क्या उपाय करें जिससे देश के ये हालात ना हो। और मुझे दुख है, इस देश की परिकल्पना हमारे देश के निर्माताओं ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अंबेडकर साहब ने, मौलाना आज़ाद ने, सरदार पटेल ने, सभी ने मिलकर, राष्ट्र के और निर्माताओं ने मिलकर जिस देश की कल्पना की थी, आज क्या वो देश हमारे सामने है? जिस देश में महिलाओं को देवी समान पूजा जाता था, आज वो हर जुर्म और हर कुकर्म की शिकार हो रही है। आज मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। मदद मांगती है वो हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत सुलेमा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। ये बातें लिखी गई थी, ये सच है, पर आज वो बातें हम खत्म नहीं कर सके। देश का जो एहसास है वो पीड़ित है, देश की जो कॉन्शियंस है वो खंडित है। आज इस सदन में जो देश के लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन है, उसमें ये बात मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रखना चाहता हूं। मैं तीसरी बात, सभापति जी, इस देश में जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उसके मुतल्लिक मैं चर्चा करना चाहता हूं। बतौर नागरिक के, बतौर वकील के, मेरा ये स्पष्ट मत है कि हम अगर अपने लोकतंत्र में गौरवान्वित अपने आप को समझना चाहते हैं तो हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस पैमाने पर तरह तरह से मानव अधिकारों का हनन इस देश में हो रहा है उसको हमको ख़त्म करना है। बहुत चर्चा हुई स्नूप गेट की।
मैं स्नूप गेट की चर्चा करना चाहता हूं दो मुद्दों के समक्ष रख के। निजता के अधिकार को सामने रख के, प्राइवेसी के मूल अधिकार को, ह्यूमन राइट को सामने रख के। इस देश में यह माना जाता था कि हमारा घर हमारा किला है, जिस किले के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं। आज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आज सरकारी तंत्रों के माध्यम से और कॉरपोरेट तंत्रों के माध्यम से कोई व्यक्ति इस देश में ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है, जिसके प्राइवेसी और निजता के अधिकार का हनन रोज नहीं हो रहा। और मुझे दुख इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर के तहत, जिस कोर्ट ने बार बार हमको राडिया टेप के वक्त और बुम्बई जजमेंट में हर वक्त हमको ये बताया कि निजता का आधार मूल अधिकार है इस देश के नागरिकों का, देश के नागरिकों के इस अधिकार का हनन हो रहा है और सब चुप हैं। चुप इसलिए हैं कि जिसको, अब क्या कहूं, सुप्रीम कोर्ट को अपनी गाइडलाइंस को एनफोर्स करने में भी कहीं ना कहीं मुझको लगता है मुश्किल आ रही है। इंसाफ के तराजू पे लहू किसको दिखाऊं, इंसाफ के तराजू पे लहू किसको दिखाऊं, मुंसिफ है गुनाहगार मैं कुछ सोच रहा हूं। यह स्थिति बन गई है कि जिनको रक्षा करनी है देश के लोगों के अधिकारों की, आज हम सब मिलकर वहां विफल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आत्मसम्मान के साथ जुड़ा है हमारे निजता का अधिकार, डिग्निटी के साथ जुड़ा है। अगर इंसान अपना आत्मसम्मान खो दे तो उसको जीवित रहने का भी अधिकार नहीं। महाभारत में भी ये लिखा है, हमारे वेदों ने हमें बताया, हमारी संस्कृति ने हमें ये बताया, सांस्कृतिक ढांचे ने हमको बताया कि अगर जीवन का कोई मतलब है तो लाइफ ऑफ डिग्निटी में है, आत्मसम्मान के जीवन में है। वो आत्मसम्मान अगर सरकार ही उस पर चोट लगाए तो हम कहां जाएं। एक बात और कहना चाहता हूं, स्नूप गेट के मामले में मंत्रियों पर जासूसी की बात आई तो यहां निजता का अधिकार ही केवल नहीं है, सर्वेलेंस और जासूसी से देश की सुरक्षा का मसला भी खड़ा होता है कि अगर मंत्री ही सुरक्षित नहीं, कोई ऑफिशियल सीक्रेट सुरक्षित नहीं, तो हमारे देश की सुरक्षा के बारे में हम कैसे चिंता कर सकते हैं। ये मूल बातें हैं, इन मूल बातों पर चर्चा होनी जरूरी है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होनी जरूरी है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात उपसभापति जी मैं जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह मुद्दा आप भी इस पे बहुत विश्वास रखते हैं। हमारी मूल धारणा है कि कोई भी नागरिक तब तक गुनहगार नहीं है जब तक कानून के माध्यम से और सबूतों के आधार पर उसको गुनहगार ना ठहराया जाए। पर आज क्या हो रहा है, रोज मीडिया ट्रायल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक मिराजकर के केस में 5 जजों ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया कि ट्रायल बाय मीडिया ऑफेंड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आज हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के देखते देखते लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों के जो आत्मसम्मान है उन पर चोट लग रही है। ना कोई इल्जाम है, ना कोई सबूत है, सिर्फ एक मन कढ़ंत बातों के ऊपर लोगों की जो आत्मसम्मान है उसका हनन हो रहा है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। इसलिए आज मैंने आपके माध्यम से ये कोशिश करने की है कि देश के लोगों को ये बताया जाए कि सांसद भी चिंतित हैं जो देश में हो रहा है। हम यहाँ केवल अपनी पार्टियों की लड़ाई करने के लिए नहीं है, हम मुद्दों की लड़ाई करने के लिए हैं। देश का लोकतांत्रिक सियासत मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए, ये मेरा मान्यता रही है और आज मैं इस मान्यता को आपके अनुमति से दोहराना चाह रहा हूं। पुलिस की हिरासत, जो अत्याचार होते हैं, हम मानव अधिकारों की बात करते हैं। 2010 में इस सदन की सिलेक्ट कमेटी जिसकी अध्यक्षता करने का गर्व मुझको हुआ, हमने एक बिल पास किया, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल। 2010 में आज तक वो कानून नहीं बन पाया। सब सहमति के बावजूद जिस तरह छोटे छोटे कस्बों में थानेदार जिस तरह का अत्याचार करते हैं गरीबों के ऊपर, जिन पर कोई केस नहीं, जिनकी कोई हिरासत में लेने का अधिकार नहीं किसी पुलिसकर्मी को, न केवल हिरासत में लिया जाता है पर उन पर अत्याचार किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, शोषण होता है, उसकी चर्चा भी आज करने की जरूरत है। प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल का लागू होना, उस एक्ट का पास होना और उसका कार्यान्वित करना, मैं कहूंगा मंत्री जी आपकी सरकार की सबसे बड़ी आज जिम्मेवारी है। मानव अधिकार इस देश में जब तक कायम है तब तक इस देश का लोकतंत्र कायम है।
जिस दिन मानव अधिकारों पर चोट लगने से हम नहीं बचा सकेंगे, उस दिन हम लोकतंत्र को भी नहीं बचा सकेंगे। ये मेरी मान्यता है। अब मैं आखिर में उस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं जिस मुद्दे को लेकर सारा देश की राजनीति आहे थी, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की शक्ल जिस देश की सोच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के साथ वाबस्ता है, जिस देश की सोच सर्वधर्म समभाव के ख्याल के साथ वाबस्ता है, जिस देश का अक्स हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, ईसाई सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा के साथ वाबस्ता है, जिस देश का एहसास इस बात के साथ वाबस्ता है कि हम अनेकता में एकता ढूंढते हैं, हम डाइवर्सिटी में यूनिटी ढूंढते हैं। आज उस देश में इतने सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। ये संकीर्ण राजनीति का नतीजा है। आज जब हम यूपी में दंगों की बात करते हैं, मैं केवल यूपी के दंगों की बात नहीं कर रहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस से बात शुरू करें, स्टेन्स हत्याकांड की बात करें, 2002 में गुजरात की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, पुणे की घटना की बात करें, सानिया मिर्जा की बात करें, मथुरा की बात करें, चपाती की बात करें, बात है हमारे भावना की। ये कहीं ना कहीं तो भावना उत्पन्न हो रही है, सिर्फ सरकार की बात नहीं। सरकार का फर्ज है कि इन भावनाओं से उत्पन्न हुई पीड़ा और सांप्रदायिक दंगों को रोके, मगर सबसे अधिक जो जरूरी है, इस भावना का अंत कैसे होगा। 600 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स हुए यूपी में। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इनमें से 300 वहां हुए जहां 12 हमारे बीजेपी के सांसद जीते और जहां चुनाव होने वाले हैं? ये महज इत्तेफाक नहीं है। इसलिए देशवासियों को भ्रमित हमको नहीं करना है। कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो रही है जो इस देश को विभाजित कर सकती है। इस देश को इकट्ठा रखने के लिए संविधान के निर्माताओं ने हमारा सेकुलर एस्पेक्ट को प्रियम्बल में रखा। संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष पंथ बनाया, पंथ निरपेक्ष जो राष्ट्र बनाया, वो इसलिए बनाया कि जिस राष्ट्र में इतने धर्मों से संबंधित लोग इतनी बड़ी मात्रा में रहते हों, वो राष्ट्र सिवाय धर्मनिरपेक्ष के, सिवाय पंथ निरपेक्ष के कुछ और हो ही नहीं सकता। क्या भिन्नता के प्रति सहनशीलता, समन्वय और राष्ट्रीय एकता की पहचान हो सकती है? क्या अनेकता की बात में अगर यूनिटी ढूंढें तो क्या उसको तुष्टीकरण कहा जा सकता है? एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करके देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं, उन अहम मुद्दों से देश की नज़र को हम ओझल नहीं कर सकते। देश के सामने से इन मुद्दों को ओझल नहीं किया जा सकता। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सरकार को कदम उठाने चाहिए। नहीं तो अगर ये नासूर आगे बढ़ गया तो सारा देश की आत्मा इससे इतनी पीड़ित होगी कि हम सब लोग उसको बचा नहीं पाएंगे। मैं विनम्रता के साथ एक बात प्रधानमंत्री जी मोदी साहब से पूछना चाहता हूं। उन्होंने अभी हाल में अपने एक वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस वाले अभी भी अपनी हार से सबक नहीं सीखे। मैं मानता हूं कि हमें सीटें कम मिली हैं मोदी जी, मगर आज भी 69% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। आज भी 31% लोगों ने हमें वोट दिया है। उनका एहसास धर्मनिरपेक्ष है। चुनाव में हार होती है, जीत होती है, मगर अगर देश का एहसास हार गया, अगर देश की आत्मा खंडित हो गई, तो कौन हारा और कौन जीता? ये सवाल उठाने हैं, उठाने होंगे। नहीं तो देश के लोग, आज हम सबको जो यहां मौजूद हैं, कभी माफ नहीं करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आज हम तटस्थ नहीं हो सकते, न्यूट्रल नहीं रह सकते। हमको आवाज बुलंद करनी होगी, वोट मिले ना मिले, कोई हारे कोई जीते। ये देश की कल्पना थी, ये कांग्रेस पार्टी की कल्पना थी, ये इंदिरा गांधी की कल्पना थी, जवाहरलाल नेहरू की कल्पना थी, राजीव गांधी की कल्पना थी, सोनिया गांधी की कल्पना, हम सभी की कल्पना है, आपकी भी कल्पना होगी। मगर इस कल्पना पर पूरा उतरना, इस उद्देश्य पर पूरा उतरना का दायित्व हम पर है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। टू मोर मिनट्स। भारत की बहुसंस्कृत और बहुवादी जो ढांचा है, 2 मोर मिनट्स, उसमें क्या ये जायज है कि हम बहुसंख्यकवाद की बात करें, मेजॉरिटेरियनिज्म के ऊपर चले? हमारे संविधान की रचना में कुछ अधिकार ऐसे हैं
जिनको हमने ट्रांजिएंट अधिकारों से ऊपर बना के नॉन नेगोशिएबल अधिकार का दर्जा दिया है। कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, इस देश की मूल बुनियाद है, उसको कोई सरकार अपनी नीतियों से तोड़ नहीं सकती। इसलिए मान्यवर, यह चर्चा एक बहुत अहम चर्चा है, और जिस रूप को हमने देखा है सालों साल, सदियों सदी, हम अपने बच्चों को उसी रूप को, इस देश के रूप को दिखाना चाहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने जब ये बातें लिखी थी तो उस भारत की कल्पना को समझकर लिखी थी जो युगों युगों तक रहने वाला भारत था। आज उस भारत पर इतनी चोट लग रही है, दिन प्रतिदिन इतनी चोट लग रही है कि सरकारों से अगर ऊपर देख के, दलगत राजनीति से अगर ऊपर उठ के देखें तो कभी कभी तो यह महसूस होता है कि हम इतने तटस्थ कैसे रह सकते हैं। आखिर में साहिर ने एक बात कही है, वो कह के खत्म करूंगा। देश के आधार की बातें करें, अजनबी सरकार की बातें करें, अगली दुनिया के फसाने छोड़कर आओ इस जहन्नुमज़ाल जो बन रहा है इसकी बातें करें। और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको बहुत बड़ा बहुमत मिला है, तो उसके मुतल्लिक बहुत विद्वानों ने एक बात कही, और एक कोटेशन मैं पढ़ना चाहता हूं। किसी ने कहा, नो इलेक्शन इन द कंट्री एंड हिस्ट्री हैज लेफ्ट द मॉरल, सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया सो प्रोफाउंडली डिवाइडेड एज दिस। विद दिस मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि इन मुद्दों पर जिनकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखें, देश को बचाने का काम करें। देश बचेगा तो सभी बचेंगे। देश की जीत होगी मोदी जी, तो आपकी जीत भी होगी, हमारी जीत भी होगी। देश का जीतना जरूरी है, भविष्य का प्रखर होना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। Thank you very much. Thank you.